जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम वैदिक काल शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता पे वीडियो बनाए थे और सभी सभ्यताओं के वन लाइनर क्वेश्चन बनाए थे। तो उन क्वेश्चनों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि सभी सभ्यताओं के सभी प्रश्न यानी कि पूरा सिलेबस कवर किया गया है। इसी प्रकार से हम वैदिक काल में वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे, जिससे परीक्षा में आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो हम शुरू से शुरू करते हैं वैदिक काल को। वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है जानना। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? तो वेदों के संकलनकर्ता थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास वेदों के संकलनकर्ता थे। वेदों की संख्या कितनी है? हम जानते हैं वेदों की संख्या 4 है, लेकिन प्रथम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद को ही प्राचीन वेद भी कहा जाता है। उसके बाद यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद लिखे गए। उपनिषद से क्या तात्पर्य है? तो उपनिषद से तात्पर्य है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यानी गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था उसे उपनिषद कहा गया। संस्कृति के निर्माता किसे माना जाता है? तो जो संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति है, उसके निर्माता आर्य को माना जाता है। और आर्य का अर्थ होता है उच्च या श्रेष्ठ। वैदिक काल का समय क्या है? देखो, वैदिक काल का जो समय है वो माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। 1500 ईस्वी पूर्व, यहाँ हम देखेंगे कि ये ईस्वी पूर्व लिखा हुआ है। तो ईस्वी पूर्व का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, यानी जो गणना है वो उल्टे क्रम में चलती थी, यानी ईसा मसीह के पूर्व से पहले के समय को माना गया है। उनके समय को 0 से शुरू करें तो पहले के समय को ईसा पूर्व और बाद के समय को हम सन में भी बोल सकते हैं और ईस्वी में भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद, जैसा कि हमने देखा, सबसे प्रथम वेद है ऋग्वेद, और जो ये लिखा गया इसका समय है 1200 ईस्वी पूर्व। तो जो ऋग्वेदिक काल है वो 1500 से 1000 माना जाता है, यानी ऋग्वेद का समय 1500 ईस्वी पूर्व है। ऋग्वेद में है, यानी जो ऋग्वेद है उसमें क्या क्या आते हैं, क्या क्या शामिल किए गए हैं, क्या क्या लिखे गए थे? तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ, ये ऋग्वेद में है। आगे, ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता था? यानी जो ऋग्वेद का पाठ करते थे उन ब्राह्मण को क्या कहा जाता था? तो ब्राह्मण को कहा जाता था होत्री। ब्राह्मण को होत्री कहा जाता था, जो कि ऋग्वेद का पाठ करने वाले थे। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे? जो ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए वो कौन कौन से थे? वो थे कौशितिकी और ऐत्रेय। कौशितिकी कहोड़ कौशितिकी का और ऐत्रेय महिदास का। आर्यों का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? देखो, आर्यों का निवास स्थान अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। विद्वानों ने अपने अपने अनुसार उनका निवास स्थान अलग अलग बताया है, लेकिन जो सर्वसम्मति से माना जाता है वो माना जाता है मध्य एशिया, यानी कि आर्यों का जो निवास स्थान है वो मध्य एशिया माना गया। भारत के आर्य किसकी पूजा करते थे? तो जो भारत के आर्य थे वो पूजा करते थे इंद्रदेव की, मित्र की, वरुण की इत्यादि की। आगे, उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? तो जो पहले हमने देखा ऋग्वेद काल का समय वो माना गया 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। वहीं उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो माना जाएगा 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का, यानी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक काल और 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का ऋग्वेदिक काल। अब देखते हैं आगे, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ कौन कौन से थे? तो उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए वो थे यजुर्वेद। देखो, जो ऋग्वेद था वो ऋग्वेदिक काल में लिखा गया और बाकी जो तीनों वेद है वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और अन्य ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद आदि जो लिखे गए वो सब उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। भारतीय संस्कृति के निर्माता कौन थे? तो भारतीय संस्कृति के निर्माता थे आर्य।
आर्यों का निवास स्थान भारत मानने वाले कौन कौन से विद्वान थे, यानी जो भारत में मानते थे इनका निवास स्थान, तो वो भारतीय विद्वान कौन कौन से थे? वो थे संपूर्णानंद, डॉक्टर राजवल्ली पांडे और एल.डी. कल्ला। ये भारतीय विद्वान थे जो आर्यों का निवास स्थान भारत मानते थे। ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में पारिवारिक जीवन कैसा था? यानी हम देखेंगे कि ऋग्वेदिक काल में जो पारिवारिक जीवन था वो पितृसत्तात्मक था, जबकि उत्तर वैदिक काल में पारिवारिक जीवन संयुक्त परिवार में हुआ करता था, यानी संयुक्त परिवार रहते थे, सभी एक साथ रहते थे, जिन्हें संयुक्त परिवार कहते हैं। ऋग्वेदिक काल में गाय शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ? यहाँ हम देखते हैं गाय शब्द का उल्लेख 176 बार हुआ। गाय को बहुत ही पूजनीय माना जाता था। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है? ऋग्वेद के समय में गाय को अघन्य कहा गया। अघन्य से अर्थ है नहीं मारने योग्य, यानी गाय को नहीं मारना है, इसलिए उसका नाम अघन्य रखा गया, यानी अघन्य गाय के लिए प्रयुक्त किया गया है। ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे? तो अब हम यहाँ दोनों को तुलनात्मक रूप से आगे भी अध्ययन करेंगे, जबकि ऋग्वेदिक काल उत्तर वैदिक काल में वस्त्र तो समान ही पहने जाते थे, और आगे जो प्रश्न हल करेंगे उनमें दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, और साथ साथ हल करने से हमें पता चलेगा कि ऋग्वेदिक काल में कैसा था और उत्तर वैदिक काल में कैसा था, ताकि याद रखने में आसानी रहे। तो यहाँ वस्त्रों की बात करें तो वस्त्रों को देखें तो दोनों ही समान है, यानी कि ऋग्वेदिक काल उत्तर वैदिक काल में एक समान वस्त्र पहने जाते थे। और ये किस तरह के थे तो हम देखते हैं। सबसे पहले नीवी। नीवी नाम का जो वस्त्र है वो कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र था। कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र नीवी कहलाता था। हमें याद रखने में आसानी होगी जब हम ये देखेंगे कि नीचे, नीचे शब्द को हम नीवी से जोड़े, नी यानी नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। उसके बाद देखते हैं वास, कमर से ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। जो कमर से ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र था उसे कहा गया वास। इसके बाद देखते हैं अधिवास। अधिवास का अर्थ है चादर की तरह ओढ़े जाने वाला वस्त्र। जो चादर की तरह ओढ़े जाने वाला वस्त्र था उसे कहा गया अधिवास। नारी की स्थिति कैसी थी? देखो दोनों ही समय में नारी की स्थिति के बारे में बताया गया है। तो ऋग्वेदिक काल में जो नारी की स्थिति वो थी पुरुष के, ऋग्वेदिक काल में नारी की स्थिति उच्च एवं पुरुष के समान अधिकार वाली थी, यानी बहुत ही उच्च मानी जाती थी नारी की स्थिति, और नारी भी बहुत ही विदुषी हुआ करती थी। वहीं उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति दयनीय हो गई और कन्या जन्म को कष्ट का सूचक माना जाता था। यानी ऋग्वेदिक काल में अच्छी थी जबकि उत्तर वैदिक काल में अच्छी नहीं थी। आगे देखते हैं प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी, यानी उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। तो प्राचीन समय में सबसे पहले देखिए ऋग्वेदिक काल में, तो ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो सरल थी और व्यवसाय पर आधारित थी। जो व्यवस्था थी वो सरल थी और व्यवसाय पर आधारित थी। मनुष्य जिस प्रकार का व्यवसाय करते थे उनको अलग अलग श्रेणी में बांटा गया, लेकिन उनमें भेदभाव नहीं किया जाता था। जबकि उत्तर वैदिक काल में स्थिति जटिल हो गई, बहुत ही जटिल हो गई, और उत्तर वैदिक काल में लोगों में भेदभाव किया जाने लगा और उन्हें ऊंच नीच के भाव से देखे जाने लगा। अगर वो छोटा व्यवसाय करता था तो उसे नीच कुल का, जबकि बड़ा व्यवसाय या अच्छा व्यवसाय करता था तो उसे उच्च कुल का माना जाने लगा। अब हम देखते हैं हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। आश्रम व्यवस्था का आरंभ कब हुआ? यानी उस समय आश्रम व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी? तो आश्रम व्यवस्था के बारे में देखते हैं, और ये आरंभ हुई उत्तर वैदिक काल में। देखो आरंभ हुई उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में आश्रम व्यवस्था नहीं थी। आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में थी और 4 प्रकार के आश्रमों में मनुष्य के जीवन को रखा गया। तो सबसे पहले 1 से 25 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य आश्रम में रहा करता था, यानी ब्रह्मचर्य जीवन जीता था। उसके बाद 25 से 50 वर्ष की आयु में मनुष्य शादी करता था, अपनी गृहस्थी बसाता था और गृहस्थी का पालन पोषण करता था। उसके बाद 50 से 75 वर्ष की आयु में मनुष्य वन में जाने लगा, तपस्या करने लगा, धर्म कर्म करने लगा, और अंत में 76 से 100 वर्ष की आयु में अपनी गृहस्थी से छुटकारा पाकर वानप्रस्थ में वो गृहस्थी पे भी ध्यान देता था और धर्म भी करता था। जबकि 76 से 100 वर्ष की आयु में
जो मनुष्य है वो सन्यासी बन जाता था, यानी सन्यास आश्रम में रहने लग जाता था। ये थे हमारे वन लाइनर प्रश्न। वैदिक काल हमने आरंभ कर दिया है और वीडियो में आगे भी हम वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों को शामिल करेंगे। उनका धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था, और जो भी महत्वपूर्ण और भी प्रश्न हैं उनको भी हम वीडियो में शामिल करेंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को भी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हुए हैं और अतिशय अकेडमी पर सर्च करके आप उन प्रश्नों को देख सकते हैं।